रुचियों में इतनी विविधता आखिर कैसे आई आप में? मेरी प्रवृत्ति बहुत चंचल है। आज के दौर में हम जिन चुनौतियों को देख रहे हैं, लेकिन आपका जो पुराना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि किन चुनौतियों का आपने सामना किया। बाबूजी थे तो बहुत सारी चुनौतियां तो उनको झेलना पड़ी, उनका मैं एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी हूं और उसमें मेरी भी भूमिका रही। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं क्योंकि बाबूजी बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। पर अगर आप सिद्धांत की पत्रकारिता कर रहे हैं तो दबावों को झेलना आपकी नियति है। पत्रकारिता को मिशन कहना हमारे यहाँ एक तरह का वो एक फैशन जैसा बन गया है। मैं मानता हूँ कि 27 मई 1964 पंडित नेहरू का निधन भारत के इतिहास का एक इसको कहना चाहिए बेंचमार्क कहना चाहिए, वो है कि जहाँ वो एक आशा का युग वहाँ समाप्त हो गया, तो जो पत्रकारिता में मिशन भी वहाँ समाप्त हो गया। बीते समय में कई मीडिया प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं, लेकिन क्या पत्रकारों को सही प्रशिक्षण मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता बहुत बड़ा व्यवसाय है, करोड़ों की अरबों की पूंजी अब उसमें लग रही है। जो वो पूंजी लगा रहा है वो उसको मुनाफा चाहिए। जी। पत्रकारिता में नए नए प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपने जो किया इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिलती है आपको? ऐसा लगा कि हाँ, ये सबसे अच्छा काम? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ग्रामीण पत्रकारिता से या विकासपरक पत्रकारिता से होती है। एक अच्छी रिपोर्ट जब छप जाती है तो मन को, सरकार ने कार्रवाई की वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको भी लगता है कि हमारी कलम कुछ कर रही है। हमको जो करना चाहिए, जो करणीय है, वो हमने किया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव। एक मुलाकात में आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका 50 वर्षों से लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। कुछ इतने ही वर्षों की साहित्य सेवा, एक दो नहीं दर्जनों सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से सक्रिय जुड़ाव, लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया की यात्रा और हर यात्रा से लौटकर उसके अनुभवों को अपने पाठकों के साथ बांटना, हजारों पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का विशद अध्ययन, 17 वर्षों से लगातार साप्ताहिक लेख लिखना जिनके विषयों में अनूठी विविधता होती है, कभी समकालीन राजनीति, कभी वैश्विक हलचल, कभी सिनेमा या कला या संस्कृति, तो कभी व्यक्ति चित्र और कभी यात्रा वृत्तांत या किसी नई पुस्तक की चर्चा। जीवन के कई पहलुओं, कई विषयों, कई क्षेत्रों में गहरी रुचि, ज्ञान और अनुभवों का ऐसा संगम अनूठा ही होता है और ऐसी शख्सियत के लिए यही कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति नहीं संस्था हैं। कल अजाना रे जनाइले तुमी कत दिले घर ठाई, दूर के करीले निकट बंधु पर के करीले भाई। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की लिखी इन पंक्तियों का अर्थ है कि कितने अनजानों से तुमने परिचय कराया, कितनों को हृदय में स्थान दिया, जो दूर थे उन्हें निकट लाए, जो पराये थे उन्हें भाई बनाया। लेकिन जो इसका भावार्थ समझ लेते हैं वे असल में विश्व नागरिक बनने की राह में आगे बढ़ते हैं। दुनिया के साथ खुद को जोड़ने के लिए, बदलते वक्त के साथ कदमताल करने के लिए उसी विविधता भरे व्यक्तित्व की जरूरत होती है जिसका जिक्र हमने पहले किया है। तो आइए स्वागत करते हैं एक ऐसे विश्व नागरिक, अनुभवी पत्रकार, वरिष्ठ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी ललित सुरजन जी का, जो देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक और अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। ललित जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इतने सारे और इतने तरह तरह के काम आप किस तरह कर लेते हैं? पत्रकारिता, साहित्य और विश्व शांति के अलावा आपने शिक्षा, विरासत, जल, जंगल, जमीन, खेलकूद, साक्षरता में भी खूब काम किया है। रुचियों में इतनी विविधता आखिर कैसे आई आप में? राजीव, इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम जी। मेरा ख्याल है कि मेरी प्रवृत्ति बहुत चंचल है। मुझे कोई बात अच्छी लगती है और मैं उसमें जुड़ जाता हूँ, और इसको एक मेरी कमज़ोरी भी कह सकते हो कि किसी एक विषय में बहुत गहराई तक डूबकर मैंने काम किया हो, कि मैं एक अच्छा समीक्षक बन गया होता, कि मैं एक अच्छा कवि बन गया होता, या एक अच्छा पर्यावरणविद बन गया होता। वो नहीं होकर ये हुआ कि हाँ भाई, सब तरफ थोड़ी थोड़ी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, और तो मैं कहूँगा कि मेरे जो मन की जो चंचलता है वही शायद इसका कारण है।
आप अब आगे बढ़ते हैं ललित जी। आपने बहुत ही कम उम्र में पत्रकारिता में कदम रखा, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? बहुत सरल बात है। बाबूजी स्वर्गीय मायाराम जी सुरजन वो पत्रकार थे। सेंट्रल इंडिया का मतलब तत्कालीन मध्य प्रदेश का बड़ा अखबार था नवभारत, उसमें उन्होंने 14 साल तक काम किया। एक क्लर्क के रूप में काम शुरुआत की, मैनेजर बने, लेकिन लिखने में रुचि थी तो संपादन किया और जनरल मैनेजर के पद से फिर उन्होंने जो भी मतभेद रहे होंगे इस्तीफ़ा दिया, अस्पताल के बिस्तर से इस्तीफ़ा भेजा और जीवन यापन की तलाश में फिर कुछ करना है। उनके पास बहुत ऑफ़र थे, वो सब छोड़कर उनको लगा कि खुद का अखबार निकालें और वो रायपुर आ गए। एक बिल्कुल अनजानी जगह है, उनको लगा कि यहाँ पे शांतिपूर्वक एक छोटा अखबार निकाल कर कुछ काम कर लेंगे। और जब उन्होंने अखबार शुरू किया उस समय मैंने 9वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। मैं उस दिनों अपनी बुआ जी के पास रह के ग्वालियर में पढ़ रहा था। बुआ जी ने कहा कि अब ठीक है, अभी साइंस पढ़ रहे हो लेकिन तुमको तो आगे भैया के काम में मदद करना है। मेरे दादाजी ने भी मुझसे ये कहा कि अब भैया ने अखबार निकाल लिया है तो अब तुमको उस काम को देखना चाहिए। तो उन दिनों 11वीं बोर्ड होता था। 1961 में 11वीं बोर्ड की परीक्षा मैंने दी और परीक्षा देने के 2-4 दिन बाद मैं जबलपुर आ गया। उन दिनों वहाँ से जबलपुर से भी अखबार शुरू कर दिया था और बहुत तकलीफ़ के दिन थे, वो तरह तरह की परिस्थितियाँ थीं, लेकिन वो बात मेरे मन में बैठ गई थी। और चूँकि बचपन से पत्रकारिता देख रहा था, बाबूजी को देख रहा था, उनके साथियों को देख रहा था, तो मन में आया कि यही काम करना है। और मैंने 1961 में कॉलेज में एडमिशन लिया, प्रथम वर्ष में, विज्ञान छोड़कर कला संकाय में। और लेकिन उसके पहले ने मार्च आखिरी या अप्रैल शुरुआत में मैंने अखबार में काम करना शुरू कर दिया और वो भी लगभग पूर्णकालिक। जबलपुर में मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल एक तरह से नहीं। मैं बचपन में पढ़ा था वहाँ, लेकिन जब मैं लौट के आया कई साल बाद तो वहाँ पर मेरे कोई ऐसे दोस्त वगैरह थे नहीं। तो दफ्तर में ही बैठना, वहीं पर घर वहीं था, वहीं पे ऑफिस था, तो ऑफिस पे जाके बैठना और काम करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने बहुत सारे काम मैंने शुरुआत की अखबार के बंडल बांधने से सीखा मैंने, यानी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वह, लेकिन मुझे मज़ा आने लगा और बस तो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो और संयोग की बात है, मतलब तारीख मुझे इस पर ठीक याद नहीं है कि मैं जबलपुर कब पहुँचा था, लेकिन उसके 3 साल बाद की तारीख मुझे याद है। 5 अप्रैल 1964 को मैं रायपुर पहुंचा था और तब तक मुझे 3 साल काम करते हो गए थे। तो मैंने वो 5 अप्रैल और उसको 61 से जोड़ दिया और मैं मान के चल रहा हूँ ये अभी 5 अप्रैल आने वाली है, मुझे 56 साल काम करते हुए हो जाएंगे पूरे। आपने तो कॉलेज जीवन में कोई पत्रिका भी आपने उसका भी प्रकाशन किया? वो मैंने कॉलेज के दिनों में साहित्यिक गतिविधियाँ तो चलती रहीं। कॉलेज की पत्रिका का भी मैं संपादक रहा और कुछ स्मारिका वगैरह निकली कॉलेज में। भारत चीन युद्ध हुआ तो उस भारत चीन युद्ध पर भी मैं और मेरे सहपाठी थे राजेंद्र अग्रवाल, हम दोनों ने मिलकर एक देशभक्ति की कविताओं का एक संकलन भी निकाला, जिसमें माखनलाल जी चतुर्वेदी से लेके और तमाम बहुत सारे नए कवियों ने भी अपनी कविताएं भेजी। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया वो हम लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दे दिया। लेकिन 66 में एमए करने के तुरंत बाद मुझे लगा कि मैं जो एक युवावस्था तरुणाई में जैसा होता है कि मुझे कुछ अपनी प्रतिभा का परिचय देना चाहिए और मैं मतलब बाबूजी पर आश्रित नहीं हूँ, एक तरह का जो विद्रोह का भाव नौजवानों में होता है। तो मैंने स्नातक नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली और वो 66 से लेकर 69 तक चली, 3 साल। और वो साप्ताहिक पत्र भारतवर्ष में और कम से कम हिंदी में विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच में जाने वाला अकेला पत्र था जो पूरे देश में जाता था हिंदी भाषी क्षेत्रों में। उससे भी मेरे बहुत दोस्त बने और बहुत सारा उसमें काम मैंने किया।
तो उसके सब्सक्राइबर भी थे क्या? और हाँ हाँ, पूरा बेचते थे और घर घर जाके रायपुर में ग्राहक बनाने के लिए घूमते थे, वो सारा काम किया। और 3 साल बाद ये देशबंधु के साथ साथ था? नहीं, एक तरफ ये हमारा अलग था, लेकिन हाँ, कागज़ हम देशबंधु से लेते थे, छपाई करवाते थे और विज्ञापन इकट्ठे करके उसका पैसा देने की कोशिश करते थे। पूरा पैसा कभी नहीं दे पाए, तो एक तरह का आधा अधूरा संतोष था कि भाई मैं भी कुछ अपनी दमखम से काम कर सकता हूँ, ये बात थी उसमें। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो देशबंधु का उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता में किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि जो आज के दौर में हम जिन चुनौतियों को देख रहे हैं, लेकिन आपका जो पुराना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम जानना चाहेंगे कि किन चुनौतियों का आपने सामना किया। 50-54 साल के जीवन में चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई होंगी, और लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो शुरुआती दौर था 1961 से लेके और 94 तक का, तो बाबूजी थे, तो बहुत सारी चुनौतियाँ तो उनको झेलना पड़ी। उनका मैं एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी हूँ और उसमें मेरी भी भूमिका रही। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं, क्योंकि बाबूजी बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। तो आज जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो मुझे तो बाबूजी का स्मरण हो आ रहा है। वो बहुत खरे आदमी थे और अपने सिद्धांतों के पक्के थे। उन्होंने सारी सुख सुविधाओं को छोड़ा और कि लेकर कि अखबार मैं निकालूंगा तो अपनी शर्तों पर निकालूंगा। तो जबलपुर में जिनके साथ पार्टनरशिप में देशबंधु, उस समय नई दुनिया अखबार था जिसकी कि फ्रेंचाइजी हम लोगों ने ली हुई थी, तो नाम नई दुनिया था, बाद में देशबंधु हुआ। तो उनके साथ में वो राजनेता थे, मतभेद हुए, छोड़ दिया। तो बहुत तकलीफ़ों के दिन झेलना पड़े हमको। फिर जबलपुर समाचार एक सांध्य दैनिक वहाँ पे निकाला जबलपुर में। उन दिनों इतनी तकलीफ़ें हुई और वो अब उनका वर्णन करना अभी कठिन है। आने वाले दिनों में भी तो उतार चढ़ाव तरह तरह के आते रहे। कभी राजनेता नाराज़ हो गए, कभी विज्ञापनदाता नाराज़ हो गए। तो दबाव का सामना तो हम लोगों को पत्रकारिता में लगातार, अगर आप सिद्धांत की पत्रकारिता कर रहे हैं तो दबावों को झेलना आपकी नियति है। आप कब तक झेल सकते हैं और कब तक बिना टूटे आप रह सकते हैं। रायपुर में जब भवन बन रहा था, ज़मीन कब की पहले से मिली हुई थी सरकार से, उस पर भवन बनना था कि भाई अब नई मशीनें आ रही, कुछ करना है। तो मालूम पड़ा कि भाई राजनेता लोग उसके विरोध में खड़े हो गए और फिर हाई कोर्ट तक जाकर लड़ना पड़ा उसको। मैं ही गया हाई कोर्ट में, पेशियों में जाना पड़ा, बाबूजी ने मुझको भेजा। तो वो सारा का सारा देखा। फिर कभी कोई नेता नाराज़, वो मेरा ख्याल है कि वो क्रम आज तक चला आ रहा है, लेकिन चल रहा है, ठीक है, जब तक चल रहा है। पत्रकारिता को अक्सर मिशन का नाम दिया जाता है, क्या सचमुच ऐसा है? जबकि यह सब कुछ जो आज है वो बाजार केंद्रित हो रहा है और स्वार्थपरक शक्तियां जो हैं वो संचालित कर रही हैं इसे। देखो भाई, पत्रकारिता को मिशन कहना हमारे यहाँ एक तरह का वो एक फैशन जैसा बन गया है। पत्रकारिता मिशन थी आज़ादी के पहले के दिनों में, जब राजनेताओं ने खुद के अखबार निकाले। तिलक, गांधी, नेहरू, लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, कौन नेता ऐसा नहीं था जिसने कि अखबार ना निकाले हों। तो देश की स्वाधीनता का मिशन था। उन दिनों और लोग भी थे, उनके भी पहले भी हुए, जो लेखक थे, पत्रकार थे, उन लोगों ने भी अखबार निकाले। और प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट वगैरह के नाम भी हैं, लेकिन उनके आगे के भी हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इन सब के लिए देश की आज़ादी का मिशन था। देश की आज़ादी के बाद 1947 के बाद वो मिशन थोड़ा सा चला, जब पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत एक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा था। एक नया भारत बनने की परिकल्पना जब थी, और उसमें अखबारों को लगता था कि हम शायद इसमें सहभागी बन सकते हैं।
क्योंकि पंडित नेहरू पर लोगों को भरोसा था और उनके उस सपने को साकार करने के लिए कि देश जो है आत्मनिर्भर हो जाए, विश्व शांति कायम हो जाए, वो जो तमाम जो बातें थीं, तो वो कुछ साल तक चला। मैं मानता हूँ कि 27 मई 1964 पंडित नेहरू का निधन भारत के इतिहास का एक जिसको कहना चाहिए बेंचमार्क कहना चाहिए, वो है कि जहाँ विधे वो एक आशा का युग वहाँ समाप्त हो गया। तो जो पत्रकारिता में मिशन भी वहाँ समाप्त हो गया। उसके बाद पत्रकारिता प्रोफेशन में बदली, और प्रोफेशन तो ठीक है हमारा एक व्यवसाय है, काम है, तो आप अच्छा एक साफ़ सुथरा अखबार निकालिए, या आज की बात करें तो चैनल निकालिए, जो भी करना है आप करिए, अच्छी बात है, साफ़ सुथरे तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय करिए, उसमें एक जो वाजिब मुनाफा हासिल करने की कोशिश करिए। अब जो हो गया है वो तो दुकानदारी हो गई है। अब वो ना तो मिशन की बात तो भूल ही जाइए, अब वो प्रोफेशन भी नहीं है, वो अब कॉमर्स भी नहीं है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि पत्रकारिता में तो अब तस्कर, चोर बाजारी करने वाले, काला बाजारी करने वाले और तरह तरह के कुकर्म करने वाले लोग, वो सब के सब आजकल पत्रकारिता में आ गए। तो ये तो इन दिनों की तो कल्पना भी नहीं करते थे। मिशन की बात निकली, लेकिन पत्रकारिता का आपने वो ज़माना भी देखा है जब पुराना तरीका था छपाई का, और आज का जो युग है जिस समय नए मीडिया की हम बात करते हैं और तमाम चीज़ें जो हैं इंटरनेट के थ्रू हो रही हैं, तो पुराने ज़माने को और आज का जो ज़माना है, इसका आकलन आप किस प्रकार करेंगे? जो नई टेक्नोलॉजी आई है मैं उसका स्वागत करता हूँ, और वो तो होना ही है। एक समय लेटर प्रेस था और वो हम लोगों ने वो दिन देखे हैं। वही मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या था। वो जो टाइप के केस रहते थे, 3 केस, एक केस सामने, एक केस ऐसे और एक केस बाजू में, और आप उनमें से एक एक अक्षर चुन चुन के, एक एक मात्रा चुन चुन के, और फिर आप वो बनाते थे उसको, फिर आप स्टिक में लगाते थे, स्टिक से निकाल कर आप उसको गैली में लगाते थे, गैली से निकाल के वो पूरा फर्मा बनता था 1 पेज का, फिर उस फर्मे को पूरा ट्वाइन से आप बांधते थे और फिर उसको आप मशीन में ले जाते थे, और आप लेके गए और पता चला कि भाई वो वहाँ जाके गिर गया, क्योंकि बहुत वजन रहता था, कहीं नहीं संभाल। अब अखबार छपने का समय हो रहा है, अखबार अगर समय पे नहीं छपा तो लेट हो जाएगा, पता नहीं कहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। दोबारा फिर जल्दी में फिर आप काम कर रहे हैं, फिर वो आपने उसको दोबारा काम किया, और उन दिनों तो अखबार भी बहुत कम होते थे और 300 400 किलोमीटर दूर आपको भेजना पड़ते थे अखबार, जहाँ पे आज सुबह का छपा हुआ पेपर कल शाम को पहुँचता था। लेकिन उसके बाद में देखो लाइनोटाइप मशीनें आई, मोनोटाइप मशीनें आई, तो वो कंपोजिंग जो थी वो सरल हो गई। उसके बाद में वो वेरी टाइपर आए, वेरी टाइपर के बाद कंप्यूटर आए। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ, मैं बहुत समझ नहीं पाता, लेकिन इससे जो एक तो ये हुआ है कि टेक्नोलॉजी तो समय के साथ आएगी। अपने ज़माने में आज से 5000 साल पहले सभ्यता के विकास के समय भी कोई टेक्नोलॉजी रही होगी, आज की है तो वो भी रहेगी, उसका स्वागत है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका जो असर है वो एक गलत असर, गलत या जो हम कहेंगे कि वांछित असर नहीं है, गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो वांछित नहीं है वो ये है कि इसमें अब आपको कम लोगों की आवश्यकता होती है। आज आप दिल्ली में बैठ के टाइप सेटिंग करते हैं, पेपर तैयार करते हैं, आप पूरा का पूरा वीसेट से या और भी जो भी है कंप्यूटर से, ईमेल से, और तमाम पूरे के पूरे पेज आप ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं जी। हाँ, तो जब हम लोग पहली मोनोटाइप मशीन ला रहे थे, उस समय एक हमारे जो थे जिनसे हम लोग कभी कर्ज लाया करते थे, वो गांधीवादी सज्जन थे, रूड़ा बापा। तो बाबूजी के साथ मैं भी गया वहाँ, उनसे बात करने की, वो नई मशीन आ रही है और मार्जिन मनी के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मशीन ला रहे हो तो क्या करेगी ये मशीन? तो बाबूजी ने कहा कि वो एक मशीन 8 आदमियों का काम करेगी। तो इसका मतलब है कि तुम 7 लोगों को नौकरी से निकाल दोगे? तो बाबूजी ने उनको आश्वस्त किया कि नहीं, अभी अपना पेपर जो है वो
8 पेज का निकल रहा है, हम 12 पेज का पेपर निकालेंगे और हम किसी को निकालेंगे नहीं बल्कि लोगों को ट्रेनिंग देंगे तो उनकी, और तो फिर वो संतुष्ट हुए और इस चीज़ को हम लोगों ने निभाया और करते रहे। और लेकिन अब जैसा कि हो रहा है कि आपको लोगों की ज़रूरत कम पड़ रही है, ना आपको कंपोजिटर उतने चाहिए, ना आपको संपादक उतने चाहिए, ना वो पेज का मेकअप करने वाले चाहिए। सिर्फ आपने आ गया पूरा का पूरा अखबार, आपने छाप दिया और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। उसके लाभ भी हैं और हानि भी है। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। रोजगार के अवसर तो निश्चित रूप से कम हुए हैं। और वो सिर्फ पत्रकारिता की, मीडिया की बात नहीं है, और जगह पर भी हो रहा है। और इसका उपाय तो जो हमारे नीति निर्माता हैं उनको सोचना पड़ेगा। तकनीक हमेशा कहा जाता है ना कि तकनीक जो है वो लोगों के रोजगार को, लेकिन भारत जैसे जनसंख्या बहुल देश में आपको ऐसे कामों की तलाश तो करना पड़ेगी जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सके। अब आप दक्षिण कोरिया की तरह नहीं कह सकते कि दक्षिण कोरिया में इतने मिलियन टन इस्पात पैदा करने के लिए 32,000 लोग लगते हैं और भारत में उससे कम, उससे आधा स्टील उत्पादन करने के लिए 80,000 लोग लगते हैं। ये तर्क आप भारत में लेंगे तो चलेगा नहीं। आपको आपकी जनसंख्या और उसकी आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं ललित जी। बीते समय में कई मीडिया प्रशिक्षण संस्थान खुले हैं, लेकिन क्या पत्रकारों को सही प्रशिक्षण मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मुझे याद आता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक स्कूल हुआ करता था जी। और उन सज्जन का नाम मुझे ध्यान है, पातंजलि सेठी, वो जो उसके प्रिंसिपल हुआ करते थे। हिंदी के और अंग्रेज़ी के कई अच्छे पत्रकारों ने उस संस्थान में प्रशिक्षण लिया और देश में नाम कमाया। बाद में हिंदू ने, द इंडियन एक्सप्रेस ने, इन्होंने भी अपने पत्रकारिता के स्कूल वगैरह चलाए। लेकिन जो विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता के पाठ्यक्रम वगैरह प्रारंभ हुए वो एक समय अच्छे रहे होंगे। अब तो उनमें कोई पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है। और मैं हिंदी विश्वविद्यालयों की बात कर सकता हूँ जहाँ पे हिंदी में पत्रकारिता की पढ़ाई होती है हिंदी माध्यम से। लेकिन अंग्रेज़ी में भी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से जो पत्रकार प्रशिक्षित होकर आ रहे हैं, भाषा का ज्ञान या विषयों का ज्ञान वो नहीं है। क्योंकि एक पत्रकार के पास समग्र दृष्टि होना चाहिए, उसको बहुत कुछ देखना चाहिए। अब वो नहीं देख रहे हैं। और एक दूसरी बात और है जो शायद तुम्हारे पहले वाले सवालों से भी जुड़ती है कि पत्रकारिता में पहले एक सोशल कंसर्न की बात भी हुआ करती थी कि एक सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता हुआ करती थी। अब होते तो हैं सामाजिक सरोकार, लेकिन अब कहीं का ग्लैमर हावी हो गया है, पत्रकारिता में पूंजी बहुत लगने लगी, तो अब वो प्रशिक्षण वगैरह की बात अब बहुत ज़्यादा काम में आ नहीं रही है। और मैं कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के विश्वविद्यालयों को देखता हूँ, और विश्वविद्यालयों को या और भी जो संस्थान हैं उनमें क्या पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है, मैं उस पर तो एक अच्छे पत्रकार में क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण होने चाहिए? बहुत सारे गुण होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि उसमें एक बहुत गहरी संवेदनशीलता होना चाहिए। आप बिना संवेदनशीलता के पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पत्रकार नहीं हैं। आपको खूब पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। और आपके पढ़ने में एक विविधता होना चाहिए। भाषा का ज्ञान तो है ही, लेकिन भाषा के ज्ञान के साथ साथ इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाज विज्ञान, नृतत्व शास्त्र, जंगलों के बारे में, ज़मीन, मतलब दुनिया में जितने विषय हो सकते हैं उनमें से आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं जी। किसी एक में, दो में आपकी विशेष रुचि हो सकती है, लेकिन आप जितना पढ़ेंगे उतना आप एक अच्छे पत्रकार बन पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यह है, स्मरण शक्ति अच्छी होना चाहिए, याद रख सकें आप जी। और दूसरा ये कि 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे, इन्हें आपको आधी रात को फ़ोन आ सकता है कि कोई घटना हो गई, और हमने देखा है। और मैं अगर कहना चाहूँ तो पंडित नेहरू का निधन हुआ, खबर मिली, हम लोग तुरंत इन्हें कि बुलेटिन निकालना है,
फ़ोन वोन में नहीं होते थे उन दिनों, तो जो लोग हैं अच्छा साइकिल वाइकिल से भेजो खबर करो, और तुरंत एक बुलेटिन जैसी निकाली कि पंडित नेहरू नहीं रहे, और उसके बाद मैं खुद उसको बाज़ार में बेचने के लिए निकला। इंदिरा जी के निधन के समय मैं समझता हूँ क्योंकि कर्फ्यू वगैरह भी लग गया था, 3 दिन हम लोग सारे लोग प्रेस में बैठे रहे। पहले जब दीपावली विशेषांक निकलते थे तो उसमें बहुत काम करना पड़ता था, और तो 15 दिन घर नहीं जा पाते थे। अगर एक संस्मरण सुनाऊं तो शायद तुमको अच्छा लगेगा कि 69 में मेरा विवाह हुआ जनवरी में, और फिर इनका हमारी पत्नी का पढ़ाई वढ़ाई भी कर रही थी तो नागपुर में रहती थी। दीपावली के 2 दिन पहले वो आ गई। मैं अपनी नवविवाहिता पत्नी से दीपावली पूरी बीत गई, दीपावली विशेषांक सब रवाना हो गया, उसके बाद घर जाके सो गया, उसके बाद उठा हूँ तब शायद चौथे दिन उनसे मुलाकात कर पाया था मैं। लेकिन ये तो सही है, मनोरंजक बात है, लेकिन मैं फिर काम का वो दबाव होता था उस जमाने में, और काम का दबाव तो होता ही था। और मैं ये कहना चाहता था कि आपको 24 घंटे, आधी रात को कोई खबर आ गई, राजीव गांधी आधी रात को, मैं घर में था, हमारे एक सहयोगी जो दफ्तर में थे वो घर आए और खटखटाया दरवाज़ा, मैं उठा। 1991 की बात होगी, 91, हाँ। तो मुझे लगा कि बाबूजी थे, क्योंकि उनको भी मैं खबर तो दे दूं, मैं दफ्तर के लिए तैयार हुआ, तो बोले मैं चल रहा हूँ, तुम 2 मिनट रुको। मैंने कहा नहीं आप नहीं बोले क्या। वो आए और बैठे रहे दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक, पूरी 1-1 मिनट की खबर देखने के लिए। तो ये समर्पण भी आपके मन में होना चाहिए कि आप कभी भी कहीं भी, आप कैसी भी परिस्थिति है, आप उसमें काम करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये 10 से 5 वाली जो कहते हैं ना, वो ड्यूटी नहीं है भाई। 8 घंटे शिफ्ट खत्म हो गई, अब मैं जा रहा हूँ, ये ड्यूटी नहीं है, आप कभी भी। और तो ये गुण तो कुछ चाहिए। जी बिल्कुल। और पत्रकारिता पर जो आजकल अक्सर देख रहे हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा हावी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या इसका असर पड़ रहा है, राजनीति जो है वो पत्रकारिता पर हावी? राजनीति तो पहले भी थी जी। आज अगर हम स्वाधीनता संग्राम के समय मिशन की बात कर रहे हैं तो वो भी तो राजनीतिक पत्रकारिता थी जी। तो राजनीति तो है, लेकिन जो C.P. स्कॉट ने कहा था, जो मैनचेस्टर गार्जियन दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है, और उन्होंने जो कहा था कि फैक्ट्स आर सेक्रेड, कमेंट्स आर फ्री, कि भाई तथ्य जो हैं वो पवित्र हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं होना चाहिए, और टिप्पणी आपको जो करना है, आपकी जो राजनीतिक विचारधारा है, एक पत्रकार सजग नागरिक है, एक विचारशील नागरिक होगा ना एक पत्रकार तो उसकी एक विचारधारा हो सकती है कि मैं दक्षिणपंथी राजनीति में हूँ, कि मैं वामपंथी राजनीति में हूँ, कि मैं मध्यमार्गी हूँ। आप टिप्पणी लिखिए उसके हिसाब से आपको, लेकिन आप अपनी राजनीति के लिए तथ्यों के साथ जब खिलवाड़ करने लगते हैं, और जब आप तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने लगते हैं, तो फिर बात गलत हो जाती है। मैं समझता हूँ कि तुम जो पूछ रहे हो शायद उसका उत्तर यही है कि पत्रकारिता एक तरह से इस वक्त राजनीति के पीछे चलने लगी है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अब पत्रकारिता बहुत बड़ा व्यवसाय है, करोड़ों की अरबों की पूंजी अब उसमें लग रही है। जो वो पूंजी लगा रहा है वो उसको मुनाफा चाहिए जी। उस मुनाफे के लिए उसको जो मर्जी हो वो करेगा। तो पत्रकार भी जो हैं वो अगर स्वतंत्र काम करना भी चाहते हैं, निष्पक्ष होकर भी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रतिष्ठान का दबाव उनके ऊपर बहुत रहता है। मतलब कुल मिलाकर पत्रकारिता जो है वो एक व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय भी मैं समझता हूँ कि एक सम्मानजनक शब्द है जी। इसको मैं क्या कहूँ, मतलब पत्रकारिता का अवनति का दौर हम देख रहे हैं मेरी राय में। और पुराने राजनेताओं और आज के राजनेताओं में एक पत्रकार के नाते आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। पहले के राजनेता इस बात की चिंता नहीं करते थे कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या छाप रहे हैं। अधिकतर, ऐसा नहीं कि बुरा मानने वाले लोग भी थे, लेकिन अधिकतर लोगों का ये था कि भाई ठीक है आप लिख रहे हैं, आप अपना काम करिए जी। हाँ, और
आपकी बात से हमको जो अगर कहीं लगेगा कि हमको कुछ सुधार करना है तो हम कर लेंगे। अब तो ये है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपने जरा सा भी अगर स्वतंत्र एक अपना रवैया अपनाने की कोशिश की तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनकी भौहें तन जाती हैं, वो आपको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। अब सिर्फ पत्रकारों से वो चापलूसी ही चाहते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। पत्रकारिता को क्रीत दास बना लिया है उन्होंने। ये आज की पत्र, लेकिन जो तो पुराने पहले वही मैंने कहा ना कि पहले के लोगों में एक शक्ति थी और अगर एक जनतांत्रिक मूल्य भी थे, उनको लगता था कि भाई ठीक है ये भी अपना काम कर रहे हैं। अब वो जनतांत्रिक मूल्यों का जैसा क्षरण हो रहा है उसमें ये भी हो रहा है कि पत्रकार वगैरह ठीक है, क्या है हमारे सामने, क्या है, हम जीत के आए हैं, हम हैं सरकार में तो हमारी जो मर्जी आएगी करेंगे, और पत्रकारों को हक किसने दे दिया है, जनता ने तो हमको चुना है। तो आपने जैसे देखा है ना कि बहुत सारे अपराधी भी जब चुनाव जीतते हैं और ये कहते हैं कि जनता की अदालत में फैसला हो गया जी, तो जो मानते हैं कि जनता की अदालत में फैसला हो गया, फिर वो जैसे भी चुनाव जीत के आए हों, चाहे जितने हथकंडों का उपयोग करके जीत के आए हों, वो जब अपने आप को सर्वे सर्वा मानने लगते हैं तो पत्रकारों की कदर वो नहीं करते। तो ये पहले के और आज के राजनेताओं में पत्रकारिता के संदर्भ में ये फ़र्क आया है। और दूसरी जो बात है कि जो एकदम शुरुआत के जो लोग थे वो नेहरू युग के राजनेता जो थे वो मिशन वाली भावना, स्वाधीनता संग्राम वाले थे। इंदिरा गांधी के समय में कुछ समय तक वो ठीक ठाक चला, उनके कम से कम सोच एक ठीक थी, लेकिन इंदिरा जी के समय में ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई थी। राजीव गांधी तो बहुत चीज़ों को समझ ही नहीं पाए थे और जब उन्होंने समझना चाहा तब उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से तो हम देख रहे हैं। तो अब जो राजनीति है वो अब कारपोरेट घरानों मतलब जो पतन का दौर शुरू हुआ 90 के दशक में वो अभी तक जारी है, बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। ये 1991 एक जो वाटर मार्क है जिसको कि लोग मानते हैं कि भारत में ये जो LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये जो आया है उसके बाद से तो जो हालात बिगड़े हैं उनके सुधरने की अभी कोई स्थिति नज़र नहीं आती, कोई संभावना नज़र नहीं। ललित जी, देशबंधु के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता के साथ समझौता नहीं किया, इसका असर कई बार आर्थिक रूप से ज़्यादा पड़ा है, खासकर गोविंद नारायण सिंह और सकलेचा सरकार के दौरान। आखिर ऐसा क्यों है? गोविंद नारायण सिंह के समय में ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गोविंद नारायण सिंह से हम लोगों की राजनीति नहीं मिलती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बहुत लेकिन कई ऐसे कुछ तकलीफ़ें ज़रूर हुई थी उनके समय में जी। जैसे हमारे विज्ञापन कम कर दिए गए थे और विज्ञापनों के बिलों का भुगतान नहीं हो रहा था। मैं गया भोपाल तो वहाँ पर जो जनसंपर्क के संचालक थे, बड़े भारी विद्वान थे, अनंत मराल शास्त्री, वो ग्वालियर दरबार में रह चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप राजमाता को विजयाराजे सिंधिया लिखते हैं। तो मैंने कहा कि आप ग्वालियर दरबार में सेवा कर चुके हैं, हम तो जनतांत्रिक विश्वासों वाले हैं, ऐसी कुछ कहा मैंने तुर्शी में। तो नाराज़ हो गए बाबूजी से, उन्होंने मेरी शिकायत भी की बाद में, लेकिन खैर वो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ शायद उस समय नहीं हुई। वीरेंद्र कुमार सकलेचा जब बने मुख्यमंत्री, उनके समय हमको 74 में भोपाल का एडिशन निकाला था और हमको 79 में 78 में हमको बंद करना पड़ा। वो इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि किरंदुल में फायरिंग हुई, 13 या 11 मजदूर मारे गए और सरकार चाहती थी कि इसकी खबर न छपे। बाकी अखबारों ने सरकार की बात मान ली, हमने नहीं मानी। तो सकलेचा इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने भोपाल एडिशन के विज्ञापन पूरे बंद कर दिए, रायपुर के, जबलपुर के विज्ञापन आधे कर दिए और अखबार चलाना मुश्किल हो गया। और उस समय ये स्थिति तक आई कि बाबूजी का भोपाल से पत्र आया कि तुम यहाँ पे पैसे की बहुत ज़रूरत है और तुम माया के गहने मतलब गिरवी रख के या बेचकर पैसे भेजो कुछ। तो मैंने उनको उसी समय टेलीप्रिंटर पर जवाब दिया
कि आपके बिना कहे ये काम तो मैं 15 दिन पहले कर चुका हूँ। बाबूजी भी इतने ग्लानि में आए, फिर उन्होंने को पत्र लिखा माया को। मैंने जब अखबार शुरू किया तो सबसे पहले मेरी माँ के गहने गए, उसके बाद तुम्हारी बाई के, यानी मेरी माँ जो है बाई कहते थे हम लोग उनको, तो उनके गए, और अब आज बहू के भी गहने जा रहे हैं। और मैंने नहीं सोचा था कि इस पत्रकारिता की ये कीमत जो भी है, वो पत्र आज भी रखा हुआ है, और वो बहुत, बहरहाल ठीक है। सकलेचा जी बहुत कई साल बाद सेंट्रल हॉल में सकलेचा जी मुझे मिले, और उस दिन सकलेचा जी ने कहा कि दिल्ली सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल में पाले कि ललित जी, आप लोगों को समझने में मुझसे गलती हुई थी। उनको बहुत बाद में समझ में आया, जब राजनीति से वो हो गए तब ठीक है, हम समझते हैं कि कम से कम जो कष्ट भोगा था हमने, वो कष्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये हुआ। देशबंधु में आपने कई ऐसे काम किए जो पत्रकारिता में नवाचार कहलाए, ग्रामीण पत्रकारिता से लेकर फांसी की लाइव रिपोर्टिंग तक। 1 जनवरी को पाठकों के लिए अखबार का पहला पन्ना खाली छोड़ देना, फिर हर वर्ष पहले पन्ने पर सकारात्मक और प्रेरक रिपोर्ट्स प्रकाशित करना, वर्ग पहली देना, हर रोज संपादकीय पृष्ठ पर एक कविता प्रकाशित करना। ऐसे कई काम हैं जिसे हिंदी पत्रकारिता में नई शुरुआत कह सकते हैं। पत्रकारिता में नए नए प्रयोग आज भी आप कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपने जो किया, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी किस काम से मिलती है आपको? ऐसा लगा कि हाँ, ये सबसे अच्छा काम है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ग्रामीण पत्रकारिता से या विकासपरक पत्रकारिता से होती है। किसी दूर दराज के गांव में जाके रिपोर्टिंग करके, और जब फिर पता चलता है कि हाँ, उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई की जी। अब वो समय बीत गया है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज से 25-30 साल पहले तक हुआ करती थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कोई किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन उसका असर पड़ता था, और हम लोगों को इस बात की बहुत खुशी होती थी कि भाई देशबंधु ने लिखा है तो उस पर कार्रवाई की गई है। और ग्रामीण अंचलों में बहुत काम हमारे पत्रकारों ने, अबूझमाड़ में जब कोई जाता नहीं था, जा नहीं सकता था, अनुमति नहीं थी, उस समय पैदल घूम के, साइकिल पर किसी तरह चल के 15-15 दिन की बिल्कुल अबूझमाड़ की यात्रा करके वहाँ की रिपोर्टिंग लाना, या वो लोड़ेक के टमाटर कि 2 रुपये में 50 किलो टमाटर की जो कहानी है, या कुल्हाड़ी घाट के जो कमार आदिवासी हैं उनकी कहानी है। हाँ, तो जिनके कारण मतलब देशबंधु को 13-14 बार स्टेट्समैन का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन रूरल रिपोर्टिंग, ग्रामीण पत्रकारिता में श्रेष्ठता का पुरस्कार, और 13-14 बार वो पुरस्कार मिले। वो मेरे साथी अब हमारे बीच में नहीं है, राजनाथ जी मिश्रा को 79 में पहले साल में प्रथम पुरस्कार मिला। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरे दूसरे साथी थे सत्येंद्र गुमाश्ता, उनको तीसरा पुरस्कार मिला, उनको दूसरा पुरस्कार मिला, उनको प्रथम पुरस्कार मिला स्टेट्समैन में। एक अपने आप में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। फिर ये जो छत्तीसगढ़ में टोन्ही, जिसमें कि विधवाओं की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उनको चुड़ैल या टोन्ही घोषित कर दिया जाता है, डायन जिनको घोषित कर दिया जाता है, उनकी पीड़ा पर रिपोर्टिंग करना, या ये जो औद्योगिकरण शुरू हुआ और उसमें फसलें जो नष्ट होना शुरू हुई, या जो फसल चक्र में परिवर्तन करने का जो षड्यंत्र जो कि भाई ये फसलें लगाइए, उसके कारण जो छत्तीसगढ़ के गांव की खेती में परिवर्तन आए और जो दुष्प्रभाव पड़ा, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। और इन सब से एक अच्छी रिपोर्ट जब छप जाती है तो मन को, सरकार ने कार्रवाई की वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमको भी लगता है कि हमारी कलम कुछ कर रही है, हमको जो करना चाहिए, जो करणीय है वो हमने किया है, इस बात का एक संतोष मिलता है। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि देशबंधु में स्तंभ लेखन की जो परिपाटी है, मैं समझता हूँ कि वो भारतवर्ष के किसी अखबार में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देशबंधु में से जितने लेखक जुटे,
जितने नए कवियों को, कलाकारों को, लेखकों को प्रोत्साहन मिला, और ये जो स्तंभ लेखक और हमारे साथ काम करने वाले साथी संपादकगण, इन्होंने जितना मिलकर लिखा, उसमें से 100-200 किताबें छपी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी कम से कम 500-700 किताबें और छप जाएं, इतना लेखन हम लोगों ने किया है। और स्तंभ लेखन के में ही तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देशबंधु उसमें वो बताता हूँ। इसके पहले ये बताऊँ कि प्रभाकर चौबे हमारे साथी 1959 से वो लिख रहे हैं। उस समय उतना नियमित नहीं लिखते थे, लेकिन ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि 1959 से लेकर 2017 तक एक व्यक्ति एक ही अखबार के लिए लिख रहा है, किसी दूसरे अखबार में नहीं लिखता। 58 साल सिर्फ एक अखबार में लिखना छोटी बात नहीं है। ये इसका श्रेय उनको भी जाता है कि उनको कि देशबंधु से मुझे पारिश्रमिक मिले नहीं मिले, मुझे अपनी आवाज़ पहुंचाना है, मुझे अपनी बात लोगों तक पहुंचाना है, और मैं देशबंधु का अपना माध्यम स्वीकार करता हूं। परसाई जी की तरह उन्होंने भी ये किया। और इतने लंबे समय तक जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, वो पंडित जी रामाश्रय उपाध्याय जो संपादक थे, बाबूजी के साथी थे, उनके समकालीन थे, तो वो एक कॉलम लिखते थे, एक दिन की बात। हफ्ते में 6 दिन वो कॉलम छपता था। सिर्फ जब वो गांव जाते थे 1 महीने के लिए, उस समय छोड़कर 11 महीने वो छपता था। और वो कॉलम करीब करीब 35-40 साल छपा होगा। मुझे अभी एकदम याद नहीं है कि कितने साल छपा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा छपने वाला कॉलम था, और हिंदी अंग्रेज़ी सारी भाषाओं को मिलाकर। उसके बाद दूसरे नंबर पर ख्वाजा अहमद अब्बास का द लास्ट पेज था, जो ब्लिट्ज़ में छपा करता था, वो दूसरे नंबर पर था। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन लेखकों ने, इन स्तंभ लेखकों ने देशबंधु की एक मुकम्मल पहचान भी बताई। तुमने जो एक बात की, खुशी वाली बात, तो एक इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के अनेकानेक लेखकों का सर्वप्रथम प्रकाशन देशबंधु में हुआ। वो चाहे तेजिंदर जैसे उपन्यासकार हों अखिल भारतीय ख्याति के, वो चाहे एकांत श्रीवास्तव जैसे अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त कवि हों, वो चाहे नीरज मंजीत हों, वो चाहे जीवन यदु जैसे गीतकार हों, और ऐसे कितने ही नाम याद करूँगा। तो देशबंधु में आपने साहित्यिक पक्ष को भी काफ़ी शुरू से मजबूत रखा है। शुरू से वो उसकी भी, मतलब उसकी नींव तो बाबूजी ने ही डाली कि देशबंधु में परसाई जी का कॉलम प्रारंभ हुआ। और फिर मैं यहाँ पर एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा कि निराला जी का निधन हुआ 16 अक्टूबर 1961, और सेठ गोविंद दास की हीरक जयंती का कार्यक्रम जबलपुर में 3 दिवसीय हो रहा था। वो कार्यक्रम को बीच में छोड़कर आए बाबूजी। उनके मित्र थे शशिन, और चित्रकार थे, उनको बुलाया। उन्होंने लिथोग्राफ से मतलब वो चित्र बनाया, और महाप्राण का महाप्रयाण प्रथम पृष्ठ पर जबलपुर के देशबंधु में, उस समय की नई दुनिया में प्रथम पृष्ठ पर संपादकीय अगले दिन छपा। बाकी किसी को ये, जो भी 2-4 अखबार निकलते थे कि निराला जी के निधन को, तो ये इस परिपाटी को हम आज भी चला रहे हैं। कोई भी मतलब तो साहित्य के प्रति अनुराग तो है। अवकाश अंक जो हम लोगों ने निकाला, यानी रविवार का अंक था, उसको हमने बाद में अवकाश अंक नाम दे दिया। पहला सवाल आपसे यही है कि साहित्य से आपके लगाव की शुरुआत कैसे हुई? ठीक उसी तरह जैसे पत्रकारिता से हुई। और बाबूजी उन दिनों जबलपुर में काम करते थे। पहली कक्षा पास करके मैं दूसरी में गया हूँ, और उन्होंने मुझको अखबार के पार्सल के भीतर हर महीने चंदा मामा भेजना शुरू कर दिया। चंदा मामा पढ़ने लगा। तो मालूम नहीं क्या समझता था, नहीं समझता था, अक्षर ज्ञान हो गया था, जितना बनता था पढ़ लेता था। भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि अभी तो आप चर्चा कर रहे थे भारतीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, अलग अलग भाषाओं के साहित्य की बात कर रहे हैं। विश्व को मैं जहाँ तक जानता हूँ कि विश्व के साहित्य को भी आप काफ़ी पढ़ते हैं। दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं? ये तो कहना बहुत मुश्किल है। बड़ा कठिन सवाल रख दिया भाई, अब कैसे उसका जवाब दूं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी बात आप बता रहे हैं, वो याद रखना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है।
लेकिन इनमें कौन सी ऐसी किताब है जिसे आप बार बार पढ़ना चाहेंगे, बार बार पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे अभी आपने एक किताब की बात की, 92 पन्ने का मात्र की किताब है, ओल्ड मैन एंड द सी, टिमिर के झरने में तैरती अंधी मछलियाँ। फिर एक किताब आपकी है शरणार्थी शिविर में विवाह गीत। हाँ फिर आपकी एक किताब है तुम कहाँ हो जानी वाकर। हाँ। फिर एक नील नदी की सावित्री। आखिर ऐसे शीर्षक लाते कहाँ से हैं? मुझे लगा कि जो स्कूल में प्रेसी राइटिंग करवाते थे तो उसमें शीर्षक देना पड़ता था, क्या उससे सीख गया। पत्रकारिता से संबंधित बहुत सारे सवाल अभी आपसे पूछना बाकी है, लेकिन समय का अभाव है और अगले दौर में, अगले चरण में हम आपसे बात करेंगे साहित्य की। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।